हेलो हाय नमस्कार, मैं विजय आप सभी का विजय मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। भी एक दो दिन थोड़ा सा फीवर और सर्दी वगैरह का शिकायत है, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना सके बच्चे। और आज थोड़ा जैसे ही हम थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, हमने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाएं जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। आपकी एग्ज़ाम आप बहुत करीब है बच्चे। हम क्लास 12th का डिटर्मिनेंट अर्थात जिसे सारणिक बोलते हैं, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक्स इसमें बताएंगे बेटा, और कई चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उन्हें आप जाके देखें, रिवीजन करें और पीआईक्यू हम करवाएंगे, बार बार बोल रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये है। इसके बाद एक चैप्टर, इसके बाद हम पढ़ाएंगे मैट्रिक्स। ठीक है, पहले आप डिटर्मिनेंट पढ़ लें, इसके कॉन्सेप्ट देख लें, फिर हम आपको मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, इसे आगे बोलते हैं। और ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनमें से हम लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा और शॉर्ट भी पूछा जाता है, और इसमें से क्वेश्चन अब आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक होते कोई पूछा जाता कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। 2 क्वेश्चन लॉन्ग में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसलिए इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, इसे हम कैसे शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। हम यहाँ पढ़ते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट है क्या। डिटर्मिनेंट है क्या, इसका हम क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं थोड़ा सा। देखो जरा सा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे है क्या पहले। अच्छा देखो बेटा, पहले आप लोग पढ़ते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे। हाई स्कूल या 11th में भी आपने क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, हम ऐसे 2 क्वेश्चन लेते हैं जो आपको लिख के दिखाते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखो लेते हैं। वो क्या है, दोनों क्वेश्चन ले रहे हैं, वो एक घातीय हैं। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। इसमें देखो जो वेरिएबल x और y है बेटा, ये कैसे हैं, एक, इनकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, ये एक घातीय है। और यहाँ पे ले लिया हमने a2x और यहाँ पे ले लिया हमने b2y इक्वल टू क्या ले लिया, 0। इससे इक्वेशन 1 बना दिए, इससे इक्वेशन क्या बना दिए, 2। अभी इसका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद चलते हैं। ये क्वेश्चन 1 और ये 2 हो गए। अब यहाँ से क्या करते हैं बेटा, हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जरा सा, इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं, x और y को क्या करते हैं, विलोप। ठीक है, इसका क्या करते हैं, इसका विलोपन करते हैं। विलोपन मतलब एलिमिनेशन करते हैं। ठीक है, जिसे आप लोग एलिमिनेट बोलते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें समीकरण, किसमें बेटा, समीकरण 2 में, बहुत ध्यान से देखना जरा सा। समीकरण 2 में हम गुणा कर दें किससे, a1 से। ठीक है, उसके बाद माइनस कर देंगे किससे, समीकरण अगर 1 में हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 से। तो समीकरण 1 में देखो बेटा किससे गुणा करना है, a1 से। तो ये हो जाएगा a1, ये आएगा a2, ये हो गया x, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं a1, और ये हो जाएगा b2, और ये आएगा y इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से करते हैं बेटा, a2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 तो है ही, ये हो जाएगा a2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम बात करते हैं तो a2, और ये हो जाएगा b1, और ये हो जाएगा y। राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, a1 का क्या आएगा, 0 आएगा। कोई डाउट यहाँ पे नहीं। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस, लिखा है मैंने माइनस, तो इसको माइनस कर देंगे। अगर माइनस करेंगे बेटा, ये देखो सेम चीज़ है, यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 और ये हो जाएगा b2। ठीक है, y यहाँ हम y को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, a1 a2 और माइनस ये हो जाएगा a2, और ये क्या आएगा, b1 आएगा। अर्थात आप यहाँ देखते हैं y तो 0 होगा नहीं, y 0 होगा नहीं है, और जो फैक्टर हैं ये क्या हो जाएंगे, 0। तो a1 और ये हो जाएगा b2 माइनस ये हो जाएगा a2 और ये b1 इक्वल टू क्या आएगा, 0। y नॉट इक्वल टू 0। और इसी चीज़ को बेटा, जो आपको ये व्यंजक अब आपको ये मिल गया है, एक ये मिल गया है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना जरा सा आप लोग। ये जो आपको लिखा गया है यहाँ पे, क्या लिखा गया है, a1 b2 माइनस a2 और ये b1, इसी को हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखना चाहें, आपको वहाँ दिख रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। तो इसी को हम लिख सकते हैं a1, और यहाँ पे आ जाएगा b1, और ये हो जाएगा a2, और ये हो जाएगा b2। इसी को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ जो ऐसे दिख रहा है, 2 स्टिक आपको, एक सीधी डंडी दिख रही है ना, दोनों दो सीधी डंडी जो दिख रही है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट, अर्थात इसी को बोलते हैं सारणिक।
क्या बोलते हैं बेटा, सारणिक बोलते हैं। ये चल नहीं रहा है, इसको देख लेते हैं, इसी को बोलते हैं सारणिक। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना, इसको क्या बोल दिया, सारणिक। अभी आपको बात समझ में आई कि सारणिक है क्या एक्चुअली, इसका हमने कॉन्सेप्ट को देखा कि जो ये एलिमेंट आया अर्थात ये जो व्यंजक आपको प्राप्त हुआ है, इस व्यंजक को हम इस रूप में लिख सकते हैं। क्लियर, और जो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो ये रूप है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। सिर्फ हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि सारणिक है क्या। ठीक है, और सारणिक के बारे में उसकी डिफिनेशन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई, सारणिक के साथ डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ये हो गया। अब हम इसकी डिफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, डिफिनेशन पे चलते हैं बच्चे। अब डिफिनेशन पे चलेंगे, सारी चीजें अभी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डिफिनेशन पे चलते हैं। डिफिनेशन क्या है, जैसे यहां पे बहुत ध्यान से देखना, यहां पे हम बना दे रहे हैं और इसको बहुत जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे से समझना आप लोग। जैसे यहां पे लिख देते हैं हम एलिमेंट A1 1, A1 2, A1 3, फिर ऐसे एंड सो ऑन। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें जो है ये आ जाएगा A1 और यहाँ पे लिख देते हैं J। ठीक, ये 1 है। ठीक है, फिर सब बात बताएंगे, फिर ऐसे एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा, ये भी लिख देते हैं N। कोई डाउट, अभी हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझो। फिर ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हो जाएगा A2 1, यहाँ पे हो जाएगा A2 2 और ये हो जाएगा A2 3, फिर ऐसे एंड सो ऑन जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम पहुँचेंगे A2 J, फिर ऐसे पहुँचेंगे तो यहाँ पे जब आएंगे हम, यहाँ पे A2 और ये आएगा N आएगा। क्लियर, फिर ऐसे बच्चे और एक लिख दें A3 1, यहाँ पे A3 2 और यहाँ पे हो जाएगा A3 3, फिर ऐसे एंड सो ऑन आएंगे, यहाँ पे A3 J। ठीक है, फिर ऐसे एंड सो ऑन आएंगे और यहाँ पे हो जाएगा A3 N। ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे लगाते आते, तो यहीं पे कहीं पे बेटा हम ऐसे लिख देते हैं AI1। ठीक है, यहाँ पे जब आएंगे ऐसे तो यहाँ हो जाएगा AI, ये हो जाएगा 2, आएंगे तो ये हो जाएगा AI3, फिर यहाँ आएंगे AI। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा J। ठीक है, इस बात को समझना। फिर ऐसे आएंगे, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे बीच में हैं, पर ये हो जाएगा AIN। फिर ऐसे अंत में आएंगे बच्चे, यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे AN। ठीक है, 1, यहाँ पे आएंगे ये हो जाएगा AN2। अभी समझा रहे हैं इसको, बस समझो पहले। यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा AN3, फिर ऐसे आएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा ANJ। फिर ऐसे यहाँ पे जब आएंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो आएगा तो ये हो जाएगा ANN। क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनो बेटा। अब ये जो डिटर्मिनेंट है, बहुत अच्छे से सुनो जरा सा। ये डिटर्मिनेंट जो है, इसको बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी लेटर से, जैसे ABCD किसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको मान लो हमने कितने से कर दिया, A से कर दिया। या इसी को अगर हम लिखना चाहें बेटा, तो इसी को A जो लिखा गया है, इसी को हम ऐसे जो ट्राइंगल आप बनाते हैं, जैसे डेल्टा बोलते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डिटर्मिनेंट को, सारणिक को। और या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे DET ऑफ A। इसका मतलब ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें से हम जो आपको बताने चल रहे हैं बेटा, इसको सुनना जरा सा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हम बेसिक से आप बता रहे हैं। ये डिफिनीशन है किसकी, ये डिफिनीशन है आपकी, किसकी डिफिनीशन है, ये सारणिक की डिफिनीशन है, परिभाषा है। ठीक है, अच्छे सुनो। इसमें ये समझना है बेटा, रो, दो चीजें आपको ध्यान रखना है, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। तो यहां पे हम लिख देते हैं रो। रो मतलब होती है पंक्ति। ठीक है, पंक्ति। और यहां पे जो कॉलम होता है उसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, स्तंभ होता है और ये क्या होती है, पंक्ति होती है। तो देखो स्तंभ क्या होता है बेटा, हम लिख देते हैं सारणिक में ऊपर से नीचे की ओर। कैसे बेटा, सारणिक में ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे का मतलब ये हो गया बेटा, ऊपर जैसे ऊपर से जब हम नीचे चलते हैं अर्थात टॉप टू बॉटम चलते हैं, और कैसे चलते हैं, क्षैतिज रेखा में। ठीक है, लिख देते हैं सारणिक में, हम सब समझा रहे हैं एक एक, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट जिनका नहीं क्लियर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप नोट्स बना सकते हैं। सारणिक में
ऊपर से नीचे की ओर क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, क्षैतिज रेखाएं पंक्ति क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी अक्षर R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमने आपको लिख दिया कि सारणिक में ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे का मतलब क्षैतिज रेखा में बेटा बात को समझो। जैसे ऊपर से नीचे ये पहला हो गया, देखो ये जो हम बात करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये पहला देखो क्षैतिज रेखा में से चल रहे हैं। पहली ये क्षैतिज रेखा हो गई, क्या हो गई? पहली क्षैतिज रेखा। ये जब आप चले तो क्या हो गई? दूसरी क्षैतिज रेखा। ये जब आप चल रहे हैं तो ये क्या हो गया? तीसरी क्षैतिज रेखा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे एंड सो ऑन आएंगे। ये आई नंबर दिया है तो ये आई नंबर वाली क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक, ये जो है जैसे देखो 1 2 3 4, तो ऐसे जब आएंगे यहाँ पे ये क्या कौन सी हो गई? ये एनवी क्षैतिज रेखा हो गई। कैसी क्षैतिज रेखा हो गई बेटा? एनवी। तो देखो हमने क्या लिखा है कि सारणिक में ऊपर से नीचे की ओर क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं, इन्हें अंग्रेजी अक्षर के आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बेटा, जैसे जब हम हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा में क्षैतिज रेखा कैसे होती है? क्षैतिज रेखा पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये आवी, और ये ऐसे एंड सो ऑन, फिर एनवी। ठीक है, तो जब ऊपर से चल रही पहली क्षैतिज रेखा तो इसको बोलते हैं बेटा R1। पहली है तो R1 देखो, और ये दूसरी है तो क्या बोलते हैं इसे? R2। और देखो टॉप टू बॉटम चल रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ पे आए तो ये क्या हो गई बेटा? तीसरी हो गई। ऐसे ये आई नंबर पे आए तो ये क्या हो गई बेटा? RI। ऐसे ये सबसे लास्ट में आए, इसका नाम क्या दिया हमने? NV, तो ये हो गई RN। कोई डाउट? ऐसे इसमें बीच में और भी है 4 5 6 7 8, ऐसे ढेर सारे हैं। क्लियर? ये हो गया किसका कॉन्सेप्ट हो गया बेटा? किसका हो गया? ये रो का। अब अगर हम बात करते हैं पे आपको एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, थोड़ा सा बात को समझें जरा सा। कॉलम का, कॉलम जिसे बोलते हैं यहां पे आप लोग स्तंभ, स्तंभ बोलते हैं। तो इसका स्तंभ का क्या है कि जब हम क्या करते हैं, अब देखो ये बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी सब आपको सारी कॉन्सेप्ट देंगे, अच्छे समझते जाएं बस इसमें। ठीक, अब ये आपने रो को समझ लिया, किसको क्या बोलते हैं हमने बोल दिया, अच्छे से समझना। अब हम बात करते हैं स्तंभ। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में देखो ऊर्ध्वाधर देखेंगे। कैसे देखेंगे? ऊर्ध्वाधर देखेंगे। बहुत ध्यान से देखना। ऊर्ध्वाधर का मतलब जैसे ये वाला देख रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर देखेंगे। ये पहला हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया? तीसरा हो गया। ये क्या बात करते हैं? अगर हम बात करते हैं तो देखो जी नंबर दिया है, तो ये हो गया जी। अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे। ये हो गया जी। यहाँ पे जाएंगे तो देखो लास्ट में एन लिखा है, तो ये जाएंगे किस पे? जाएंगे एन पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम क्या चलते हैं? ऊर्ध्वाधर चलते हैं। किधर चलते हैं? बाएं से दाहिने ओर। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर इसमें क्या लिखते हैं? सारणिक में बाएं से दाएं, यहां लिख देते सारणिक में बाएं से दाएं की ओर ऊर्ध्वाधर रेखाओं में, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या बोलते हैं? स्तंभ। स्तंभ कहते हैं। इन्हें सी से प्रदर्शित
करते हैं। ठीक है, सारे कॉन्स्टेंट देंगे बच्चे, परेशान ना हो। हमने क्या बोला कि सारणिक में बाएं से दाएं, देखो बेटा अगर आप ऐसे खड़े हो जाते हो तो आपका ये क्या हो गया, बाएं हो गया। इधर से चल रहे हैं हमने ऐसे क्षैतिज, देखो ऊर्ध्वाधर लाइन ऐसे खींची है, देखो ऐसे ऊर्ध्वाधर, पहली, ये दूसरी, ये आपको क्या हो गया तीसरी, फिर ऐसे जे नंबर है देखो जे, और फिर ये कौन सा हो गया सबसे लास्ट एन वाला, फिर बीच में ऐसे एंड सो ऑन और भी है। तो इसका मतलब इनको जब हम बोलेंगे, जब हम क्या करते हैं सारणिक में बाएं से दाईं और ऊर्ध्वाधर रेखा में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा में ऐसे बाएं से क्या चलेंगे, दाहिने चलेंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। इनको किससे प्रेजेंट करते हैं बेटा, हम सी से प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो जब इधर से चल रहे हैं बेटा ऐसे, तो ये वाला जो पहला ये हो गया इसे बोलेंगे C1 पहला स्तंभ। इधर जा रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर दिशा में देखो इधर जा रहे हैं, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा बेटा, ये दूसरा हो गया। इधर जा रहे हैं बेटा, ये कौन सा हो गया, तीसरे नंबर का हो गया। और यहाँ पे जब जाएंगे तो देखो ये क्या लिखा है, जे लिखा है ना, एक के बाद जे लिखा, भी इसमें भी बात करेंगे क्या मतलब है पहले समझो। तो ये वाला कौन सा हो गया बेटा, अगर यहाँ बात करते हैं ये हो गया जे, सफिक्स में लिखते हैं। ऐसे सबसे लास्ट में है देखो एन लिखा, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे CN हो जाएगा। क्लियर, ऐसे एंड सॉन बीच में ढेर सारे हैं। तो ये आपको अभी तक क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर हम बोल देते हैं कि सारणिक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सारणिक हुआ क्या, सारणिक में स्तंभ और ये कॉलम पंक्ति जो है ये क्या होती है। ठीक है, स्तंभ और पंक्ति को आपने पहचानना सीखा। स्तंभ क्या होती है फिर से बोलते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल हम चल देंगे क्षैतिज रेखा में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं बेटा, तो उनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में बाएं से दाहिने की ओर चलेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको हम चलते हैं, इसमें हम अच्छे समझाते हैं आपको और भी चीजें। यहां जो लिखा है बेटा ए, जो आई है, आई को बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आई को बोलते हैं रो, ठीक है, मतलब पंक्ति। और जो जे है उसको बोलते, देखो यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे लिखा है देखो जे लिखा है, फिर ऐसे आते आते देखो यहाँ आई लिखा है, फिर यहाँ आई जे लिखा है। तो इस बात को समझो, तो जो आई है उसे रो बोलते हैं। रो मतलब क्या होता है, अभी हम बोले हैं पंक्ति, ठीक। और जो ये कॉलम जे जो है उसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ, ठीक है, ये होता है स्तंभ होता है, ठीक। तो देखो जैसे यहाँ पे, और जब कहीं ऐसे लिखा AIJ, तो इसका मतलब ये इसी को जो बोलते हैं, ये पूरा जो है बेटा इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इसे बोलते हैं अवयव। सारणिक का ये क्या है, सारणिक का अवयव है, इसे बोलते हैं सारणिक का अवयव, ठीक। सारणिक का क्या है, अवयव। अब ये जो आई है, पहले आई लिखा जाता है, पहले एक चीज ध्यान रखना, जब कोई अवयव लिखते हैं पहले तो उसमें जो सफिक्स में लगा होता है पहले बेटा क्या है, आई और जे। तो आई मतलब होता है रो, जिसे बोलते हैं पंक्ति, और जे मतलब क्या होता है, कॉलम। इस बात को आप समझेंगे, ठीक। और जो आई और जे का जो मान होता है, इसमें जो दिया गया है 1 2 3, फिर ऐसे एंड सो ऑन आई, फिर ऐसे एंड सो ऑन क्या दिया गया है, एन। जे का भी जो मान है बेटा क्या दिया गया है, 1 2 3, फिर ऐसे एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या हो गया है जे, फिर ऐसे एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या दे दिया गया है, एन दिया गया है। इसका मतलब समझो बेटा, आप सुनो जरा सा। जैसे देखो आई का मान क्या है 1, आई का मान क्या है, इसको समझो अच्छे से, आई का मान क्या है 1। इसका मतलब ये देखो यहां बात करते हैं, ये पहला रो, और जे का मान भी इसमें क्या है 1, तो मतलब पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो चल रहा है, पहला रो पहला कॉलम। आई का मतलब क्या है 1 और जे का मतलब क्या है 2, तो मतलब ये पहला रो तो चल रहा है ना, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो 1 3, पहला रो तीसरा कॉलम। रो तो पहला है लेकिन कॉलम कौन सा है, तीसरा है। पहला रो, ठीक है, ऐसे फिर एंड सो ऑन, पहला रो तो चल रहा है, लेकिन ये जो जे है, जे मतलब कौन सा है, जे नंबर वाला कॉलम होगा, ठीक है। तो पहला रो चल रहा है लेकिन जे नंबर का कॉलम चल रहा है, फिर ऐसे एंड सो ऑन चलेंगे, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ लिखे आई की जगह क्या लिखा है, जहाँ आई है वहाँ क्या लिखा है 1, तो ये रो तो पहला है, रो तो पहले ही चल रहा है ना बेटा, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, जो एन नंबर का है, ये कॉलम कौन सा है, एन नंबर का है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। ऐसे दूसरे में आए तो अब देखो A2 1, तो रो तो दूसरा चल रहा है लेकिन कॉलम कौन सा चल रहा है, फर्स्ट में रो कॉलम में है, रो दूसरा चल रहा है। यहाँ पे आए 2 2, तो रो कौन सा चल रहा है, दूसरा, कॉलम कौन सा चल रहा है, दूसरा। यहाँ पे आए 2 3, तो रो दूसरा कॉलम तीसरा, फिर ऐसे एंड सो ऑन। यहाँ पे आए रो तो दूसरा चल रहा है लेकिन कॉलम जे नंबर का चल रहा है। यहाँ पे आए रो तो दूसरा चल रहा है और लेकिन स्तंभ जो है वो कौन सा नंबर का चल रहा है, कॉलम एन नंबर का चल रहा है, ठीक। ऐसे फिर एंड सो ऑन आए, ऐसे यहाँ पे आए बेटा, फिर एंड सो ऑन ढेर सारे हैं, समझ लो कॉन्सेप्ट को। AI1 तो मतलब ये आई नंबर का रो चल रहा है, ठीक है, पहला कॉलम, आई नंबर का रो दूसरा कॉलम, आई नंबर का रो
तीसरा कॉलम, आई नंबर का रो, जे नंबर वाला कॉलम, फिर ऐसे आई नंबर का रो तो चल रहा है आई नंबर वाला, और जो कॉलम है कौन सा है, एन नंबर का, फिर ऐसे एंड सो ऑन ढेर सारे इसमें जब आएंगे तो ये जो रो चल रहा है बेटा वो कौन सा नंबर का चल रहा है, एन नंबर का। ठीक, तो ये हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, बहुत ध्यान सुनो, एन, ये नंबर का रो हो गया पहले नंबर का कॉलम, एन नंबर का रो दूसरे नंबर का कॉलम, एन नंबर का रो तीसरे नंबर का कॉलम, एन नंबर का रो और जे नंबर का कॉलम, एन नंबर का रो और एन नंबर का कॉलम। तो यहाँ पे एक चीज बात समझो जी बेटा, जो सारणिक लिखी गई है इसमें आपने देखा, इसमें रो कितने हैं, रो कितने हैं, एन, कॉलम कितने हैं, एन, आपको लिखा है आई बराबर 1 2 3 4 ऐसे आई एन और जे का भी मान ये लिखा है। इसका मतलब जो आपने सारणिक देखा बेटा, इसमें जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये भी आपको समझो बेटा बहुत अच्छे से कि सारणिक में ये नोट बना के लिख लो यहाँ पे, नोट क्या है, सारणिक जो है सदैव, एक की बात नहीं हो रही, सदैव की बात हो रही, सारणिक सदैव जो है, सारणिक सदैव वर्गाकार होती है। वर्गाकार मतलब स्क्वायर में होती है, स्क्वायर का मतलब ये हो गया बेटा, वर्गाकार का मतलब ये हो गया, अर्थात इसका मतलब हो गया वर्गाकार से मतलब यहाँ सारणिक से मतलब है कि इसमें जितने रो होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। और ये बेटा जो वर्ड लिखा है हमने ना सदैव, इस पे ध्यान देना, सदैव मतलब हमेशा की बात हो रही है, अर्थात इसी चीज को लिख लो यहाँ पे, अर्थात का मतलब ये हो गया जितने रो होंगे, जितने पंक्ति होंगे, पंक्तियां होंगी, उतने ही स्तंभों की संख्या होगी। ठीक, अर्थात अगर किसी सारणिक में जितने पंक्ति होंगे उतने ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसमें जो है जो सारणिक होता है सदैव क्या होता है, वर्गाकार होती है। जो सारणिक है वो सदैव क्या होती है, वर्गाकार होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अर्थात जितने रो होंगे उतने ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं। कुछ चीज़ें नोट लिख दे रहे हैं, जैसे भी हमने लिखा था नोट, तो इसमें नोट करके लिख लो जरा सा क्या क्या नोट है। सारणिक का रूप वर्गाकार, सारणिक का रूप क्या होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, अब उसके बाद लिख देते हैं बेटा, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे इस सारणिक का जो रूप है वो क्या होता है, वर्गाकार होता है। फिर यहाँ लिख रहे हैं सारणिक का, क्या लिख रहे हैं, सारणिक की कोटि। ठीक है, अर्थात ऑर्डर ऑफ, क्या लिख रहे हैं, डिटरमिनेंट, क्या हो रहा है, ये सारणिक की कोटि। सारणिक की कोटि में क्या होती है बेटा, सारणिक की कोटि क्या होगी, सारणिक के पंक्ति या स्तंभों की संख्या को सारणिक की कोटि कहते हैं। ठीक, सारणिक में भी समझाया बेटा कि उसमें क्या होंगे, पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात सारणिक सदैव क्या होती है, वर्गाकार होती है। वर्गाकार से मतलब यहाँ है कि जितने रो होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो यहीं पे हमने आपको बताया सारणिक में जो अगर हम सारणिक की कोटि निकालेंगे तो सारणिक में पंक्ति या स्तंभ, क्योंकि उसमें समान होते हैं पंक्ति और स्तंभ, तो सारणिक की स्तंभ की संख्या या पंक्ति की संख्या को जो आप बता दोगे तो वही क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगी। अब देखो सारणिक के अवयवों की संख्या अगर हम निकालें क्या हो जाए, यहाँ पे सारणिक में अवयवों की संख्या,
अवयवों की, मतलब कोई अगर सारणिक दी गई उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारणिक की कोटि का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ही क्या आ जाएगी, अवयवों की संख्या आ जाएगी। जैसे एग्जांपल देख लो जरा सा, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं कोई, इसमें A1 B1 A2 और B2, ठीक। अगर इसमें बोल दिया जाए अवयवों की संख्या, तो इसमें अवयवों की संख्या देखो कितने, इसमें देखो जरा सा, अभी आपको समझाया हम कितने, पहले स्तंभ देखो, स्तंभ कितना है, C1 पहला स्तंभ है, वर्टिकल देख रहे हैं ना। अब इधर चलेंगे तो फिर वर्टिकल देखेंगे तो क्या हो गया, C2। रो देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल देखेंगे, ये पहला रो हो गया R1। इधर जब चलेंगे तो क्या हो गया, R2 हो गया। तो इसमें 2 रो है, 2 क्या है, कॉलम है। अब इसमें चाहे आप कितने रो होंगे, 2, तो रो की संख्या का क्या कर दो आप, ये लिखा सारणिक की कोटि, सारणिक की जो कोटि का स्क्वायर कर दोगे तब योग संख्या आ जाएगी। अब कोटि क्या होगी, हमने बताया कि सारणिक में पंक्ति या स्तंभों की संख्या को सारणिक की कोटि कहते हैं। इसमें कितने पंक्तियां बताओ जरा सा, 2 पंक्ति हैं, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। कितने स्तंभ है, चाहे पंक्ति की संख्या बता दो चाहे स्तंभ की संख्या बता दो। तो स्तंभ की संख्या कितनी है बेटा, यहाँ पे बोलो जल्दी से, स्तंभ की संख्या क्या है, 2, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। तो कोटि ये 2 कोटि का है, इसका अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे, सारणी की कोटि की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4 एलिमेंट हो गए। क्लियर। अगर इसी में, ठीक है, अब इसी को अगर हम C1 C2 यहाँ पे A3 B3 और C3 कर दिया। अब कितने ऑर्डर के, पहले ये बताओ ऑर्डर कितने का, कितने कोटि का है, ये 3 कोटि का है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो R1 R2 और ये क्या हो गया, R3 हो गया। यहाँ पे जब आएंगे बेटा तो ये हो गया C1 C2 और ये C3 हो गया, हुआ ना। मतलब ये जो है देखो ऐसे जब जाएंगे वर्टिकल, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। हॉरिजॉन्टल जब जाएंगे ऊपर से नीचे, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ऊपर से नीचे आएंगे। तो इसमें देखो अब हम बोल दें कोटि, तो कितने रो हैं, इसमें कितने पंक्तियां बताओ, 3। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 3। या स्तंभ गिन लो, 1 2 3, कितने स्तंभ हैं, 3। तो इसमें कितनी कोटि हो जाएगी, 3। अब इसमें अवयवों की संख्या, तो इसकी कोटि कितनी है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया, 9 आ गया। और 9 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। तो अगर आपको ऑर्डर पता होगा तो एलिमेंट और ऑर्डर पता करना बहुत आसान है। आंख बंद करके आप बता सकते हो अब कि सारणिक जो है वर्गाकार होती है, जितने स्तंभ होते हैं उतने क्या होती है, पंक्ति होती है। स्तंभ की जो संख्या, स्तंभ या पंक्तियों की संख्या जो होती है वो उसकी कोटि कहलाती है सारणिक की। और सारणिक की कोटियों की जो स्क्वायर अगर कर देने पर जो भी होंगे वो सारणिक के एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर, इतनी बात अगर क्लियर हो गई अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत अच्छे से सुनो जरा। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चे, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारणिक का प्रसार। अच्छा, सारणिक का प्रसार पढ़ने से बेटा पहले कुछ चीजें आप समझ लो, थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे बेटा। जैसे थोड़ी सी आप समझ लो, 3 ऑर्डर के हम बता रहे हैं, किसी के लिए भी आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं, 3 ऑर्डर के लिए बता रहे हैं। आप में 2 और 3 है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर 3 ऑर्डर, तो यहाँ जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, प्लस से शुरू करो। यहाँ जो होगा ये माइनस, सेकंड नंबर जो होगा माइनस, और यहाँ पे जब आएंगे तो प्लस। फिर यहाँ क्या होगा, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, फिर यहाँ प्लस, ये माइनस और ये प्लस। कैसे आएगा ये भी हम आपको बता देते हैं बेटा, जरूरी है। जो हम इसका एक्सपेंशन प्रसार करेंगे तो चिन्ह के साथ में करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे आपको ये रखना है -1 की पावर i प्लस j, ठीक, यही आपको बताएगा। किसी भी जो भी जितने भी जो भी एलिमेंट होंगे उनका साइन कौन सा एलिमेंट है तो उनका कौन सा चिन्ह होगा, ठीक है। जैसे ये पहला रो है, पहला कॉलम है। अगर यहाँ पे देखो जरा साथ -1 की पावर क्या रखो, 1 + 1, मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो इसका चिन्ह कैसा होगा, ये आ जाएगा -1 की पावर क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1। आप ये भी जान लो कि अगर -1 की पावर n है, ठीक है, n अगर क्या होगा, इवन होगा। इवन मतलब क्या होगा, सम होगा, तो इसका मान क्या मिलेगा आपको, प्लस में मिलेगा। और अगर -1 की पावर n, और n जो है क्या है, ऑड है,
तो इसका जो मान मिलेगा क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस आएगा। क्लियर। तो देखो ये 2 -1 की पावर क्या आ गया 2, अर्थात ये क्या मिलेगा, सम है तो इसका मिलेगा +1 मिलेगा, मैं प्लस से मतलब है, प्लस मिला, क्या मिला, प्लस। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया, पहला रो आई का मान क्या होगा 1 और जे का मान कितना होगा 2। देखो दूसरा कॉलम चल रहा है ना बेटा, रो तो पहला चल रहा है, कॉलम दूसरा चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -1 की पावर क्या आएगा 3। ये भी हमने बोला था अगर ऑड आएगा तो इसका मान क्या मिलेगा हमें, माइनस में, तो ये हो गया माइनस में। अब इस पे जब हम आएंगे तो ये कौन सा रो है बेटा, बताओ जल्दी से, पहला रो है, ठीक, तो पहला रो हो गया। कॉलम कौन सा बेटा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये हो जाएगा 3, जे के क्या आएगा 3। और जब -1 की पावर क्या हो जाएगा 4, तो इसका मान क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अभी हमने बोला कि अगर 4 इवन होगा तो उसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस पे आते हैं, तो अब देखो क्लियर। अब यहाँ पे देखो जरा सा, ये कैसा है, यहाँ पे ये कौन से नंबर का है बताओ एलिमेंट, ये दूसरा रो चल रहा है, लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला, तो रो तो दूसरा है, आई का मान तो दूसरा है, लेकिन जे का मान कितना है 1, तो ये -1 की पावर क्या आ जाएगा, -1 की पावर आएगा 3, तो इसका मान क्या मिलेगा, माइनस। इस पे जब चलेंगे तो इसीलिए देखो माइनस लिखा है, सब कुछ चिन्ह लिख दिया, ध्यान रखना। अब इस पे जब चलेंगे तो कौन सा रो है बेटा, ये रो कौन सा है, दूसरा, कॉलम कौन सा है, दूसरा, तो ये -1 की पावर क्या आएगा 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या आएगा, प्लस मिलेगा। +1 मिलेगा मतलब हमें चिन्ह से मतलब है प्लस, तो अर्थात ये प्लस। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो, देखो कि कौन से रो आई का मान रखो, जे का मान रखो, उसकी जो पावर अगर सम आएगी तो प्लस में और विषम आएगी तो माइनस में, आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखना आप लोग, हम आपको समझा दे रहे हैं। पहले जैसे प्रसाद देखो, जैसे कोई सारणिक दिया गया है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं A1 B1, ठीक, यहाँ पे A2 और ये हो गया B2। इसका प्रसार अगर देखेंगे बच्चे तो बहुत ध्यान से देखना जरा सा, जब हम ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो हमें प्लस चिन्ह मिलेगा। जब इसका गुणा करेंगे A1 से B2 में तो ये हो जाएगा A1 और ये आएगा B2, और जब हम नीचे से ऊपर को जाएंगे तो क्या चिन्ह लेंगे, माइनस। माइनस के साथ में यहाँ पे हो जाएगा क्या आ जाएगा, ये अगर हम बात करते हैं तो A2 और ये आएगा B1। क्लियर, ये इसका प्रसार हो गया। और इसमें देखो, अब इसकी अगर हम ऑर्डर की बात करते थे, कितने ऑर्डर का है बताओ जरा सा, ऑर्डर कितना है इसका, 2 है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 रो है ना यार, पहला रो दूसरा रो, 2 रो है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, अर्थात 1 कॉलम 2 कॉलम, कॉलम भी 2 है, कॉलम या पंक्तियों की संख्या जो होगी उसका क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, तो ये 2 कोटि का, अर्थात ये इसका ऑर्डर जो है, जो डिटरमिनेंट लिखा है कितने ऑर्डर का है, 2 का। अब इसी में अगर हम 3 लिख देते हैं बेटा, लिख देते हैं A1, बहुत ध्यान सुनना, A1 B1 और C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, ये लिख देते हैं। तो अब देखो अगर इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, प्रसार इसका करेंगे हम, पहले इसकी बात करते हैं ऑर्डर का। ऑर्डर इसका कितना है, 3 है। आप इसे पहचानेंगे क्यों, क्योंकि इसमें देखो जरा सा यार, पहला रो दूसरा, ये दूसरा रो, ऐसे इको हो गया, तीसरा रो, इधर चलेंगे तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम और ये आएंगे तो क्या हो गया, तीसरा कॉलम। बाएं से दाएं चलते हैं ऊर्ध्वाधर वर्टिकली तो क्या मिलता है हमें, कॉलम, और हॉरिजॉन्टल जब चलते हैं ऐसे ऊपर से नीचे तो हमें क्या मिलता है, रो मिलता है। बार बार समझाए हैं, तो इसका मतलब ये कितने, अर्थात रो या स्तंभ की संख्या को बोलते हैं ऑर्डर, किसका, सारणिक का। तो इसमें 3 रो या 3 स्तंभ है, तो उनकी संख्या जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, इसका ऑर्डर आ गया। अब इसका जब प्रसार करेंगे बेटा, देखिए सुनना, हम जो आपको बता रहे हैं, हम चाहे इसका प्रसार R1 के सापेक्ष करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, R1 के सापेक्ष करें, चाहे R2 के सापेक्ष करें या R3 के सापेक्ष करें, किसी की भी सापेक्ष करने पे, चाहे C1 के सापेक्ष, C1 का मतलब फिर ये वाला एलिमेंट लेंगे, C2 के सापेक्ष करें ये वाले एलिमेंट, चाहे C3 के सापेक्ष करें ये वाले एलिमेंट, ठीक है। किसी के सापेक्ष अगर हम प्रसार करेंगे तो बहुत ध्यान से सुनना अच्छे से, इस सारणी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसका हम प्रसार करते हैं तो बहुत ध्यान से देखो जरा सा, प्रसार आप लोग अच्छे से देखो जरा सा, बस इतना ध्यान रखना जो अभी हमने बोला है। यहाँ पे साइन आपको लेना है, क्या लेना बेटा, साइन आपको लेना है। जैसे अभी हमने बोला था, अगर सारणी के यहाँ बना रहे हैं आप लोग तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस चीज को लेना है। जैसे हम यहां लिख देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके सापेक्ष बेटा, R1 के सापेक्ष, ठीक, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं। R1 यही है, इस देखो ये R1 के सभी एलिमेंट हैं, ये R1 है ना, ये R1, तो क्या लेंगे हम A1। अब A1 जो लिया जा रहा है बेटा वो कैसा चिन्ह है, देखो प्लस में है,
कैसा चिन्ह है इस बात को देखो, प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस में आएगा, प्लस मतलब A1 प्लस लगो लॉ लिखो तो माना जाएगा A1। अब जब A1 ले रहे हैं बेटा R1 के सापेक्ष A1 एलिमेंट लिया, तो अब जब A1 ले रहे हैं तो ना इधर देखना है, बहुत ध्यान से देखना, ना इधर देखना है और ना इधर, इसको आप कवर कर लो, इसका कोई एलिमेंट नहीं लेना है, और इसको जिसमें हम जिसके सापेक्ष कर रहे हैं R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जो एलिमेंट ये वाला एलिमेंट जहाँ पे है उस रो को नहीं, उसका कोई एलिमेंट नहीं लेना है और ना उस कॉलम का। तो बचा इतना, क्या बचा देखो, ये बचा B2, C2, B3 और C3। क्लियर। अब हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, ये पहला हो गया। अब इस पे चलते हैं, ये एलिमेंट पहला एलिमेंट R1 का, अब इस पे चलते हैं, ठीक है। तो ये पहले तो R1 चल रहा है बेटा, R1 चल रहा है, अब इसको लेंगे तो इसका देखो चिन्ह कैसा है बताओ, माइनस में, हमने बोला अभी क्या है माइनस में, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, और फिर इसको लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा B1। ठीक। अब देखो B1 जहाँ आ रहा है बेटा, तो जब B1 आ रहा है तो इस रो, देखो B1 किस रो में है, इस रो में है, तो उसको कवर कर लेंगे, और किस कॉलम में है, इस कॉलम में है, तो इसको कवर कर लो। जब आप इसको और इसको ऐसे कवर कर लेंगे तो क्या बच रहा है बेटा, A2 C3 और A3 C3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, A2 और आएगा C2, यहाँ पे आ जाएगा A3 और क्या आ जाएगा C3। क्लियर, इतनी बात समझ आई। अब इस पे जब चलेंगे, देखो ये R1 पे चल रहे हैं, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं। अब R1 का देखो ये वाला एलिमेंट, ये दो एलिमेंट हो गए, ये वाले तीसरे एलिमेंट की, तो तीसरे वाले चिन्ह देखो कैसा है, प्लस, तो यहाँ प्लस में रहेगा, प्लस क्या आएगा C1। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे ये C1 इस रो में है, इस रो को कवर कर लो, और इस कॉलम में आ रहा है, इसको कवर कर लो। जब इसको ढक लोगे तो क्या बचेगा, इतनी चीज तो बच रही है, क्या बच रही है, A2 B2, और देखो इसको ढकोगे ना बेटा, ये और ये, तो ये बचेगा, और यहाँ पे क्या आ गया A3 और क्या बच रहा है, ये B3। क्लियर। अब इसका जब प्रसार करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये A1, और यहाँ देखो जब इधर से इधर चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस, तो ये हो जाएगा B2 C3, ऊपर से जब और नीचे से जब ऊपर चलेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे B3 और ये आएगा C2। क्लियर, माइनस, ये हो गया B1। यहाँ देखो जब इधर चलेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस, तो ये मिल जाएगा A2 C3। क्लियर। यहाँ जब चलेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस, तो ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा C2, यहाँ प्लस C1। ऐसे जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो A2 B3 माइनस, इधर से जब इधर चलेंगे माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा A3 और ये आएगा B2 आएगा। यही इसका क्या हो गया, प्रसार हो गया। क्लियर। आप किसी सारणी का जब प्रसार करेंगे तो ये मिलेगा। अगर ये 2 ऑर्डर का है तो इसका प्रसार ये मिलेगा आपको, ठीक। और अगर 3 ऑर्डर का है तो इसका प्रसार ये मिलेगा। आप में 2 और 3 ऑर्डर ही है बेटा आपके सिलेबस में, ठीक है, तो इतना ही जानना है। क्लियर। और एक चीज आप जान लो जरा सा, ठीक, हमने R1 के सापेक्ष किया है। अब अगर आप किसके सापेक्ष करते हो बेटा, R2 के सापेक्ष करते हो, ठीक, तो R2 के सापेक्ष अगर करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। बस ध्यान रखना है कि चिन्ह आपको देखना है। सारणी का मान चाहे R1 के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे R2 के, चाहे R3 के, किसी एक के सापेक्ष प्रसार, चाहे C1 के, चाहे C2 के, चाहे C3 के, किसी के सापेक्ष प्रसार करोगे तो सारणी का मान वही आएगा, उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक। तो देखो जरा सर, हम इसको प्रसार कर चुके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब जैसे जैसे देखो जरा सा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जिसको हम बताएं R2 के सापेक्ष अगर हम प्रसार कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं R2 के सापेक्ष। तो अब देखो ये चीज़ में समझाना थोड़ा सा, जिन बच्चों ने तक कॉन्सेप्ट देखे, R2 के सापेक्ष प्रसार अगर हमें करना है तो R2 के एलिमेंट को देखेंगे। किसको देखेंगे, R2 के। वरना आप अगर C1 के करना है तो C1 वाले सब एलिमेंट को आप देखेंगे। सेम प्रक्रिया वही रहेगी, जो एलिमेंट रहेगा देखेंगे वो किस रो और किस कॉलम में पड़ रहा है, उसको कवर कर लेंगे, बाकी चीज़ को लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चे, ठीक, तो देखो जरा सा, जैसे अगर हम R2 की बात करते हैं तो R2 ये वाला एलिमेंट है, यही सब R2 है, ये वाले क्या है R2 यही तो है। क्लियर। R2 का अगर ये एलिमेंट लेंगे, देखो ये कैसा चिन्ह है, माइनस में है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे A2। अब उसके बाद में अब A2 लेंगे, ठीक, तो A2 जब लेंगे तो इसमें जिसमें आ रहा है इसको और इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा B1 C1 और ये मिलेगा B3 और C3। उसके बाद फिर क्या है, अब ये वाला एलिमेंट ये हो गया, रो में चल रहे हैं तो देखो ये तो रो है, अब ये वाला एलिमेंट हो गया, ये वाला एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिन्ह कैसा चिन्ह है, प्लस में, तो ये हो जाएगा B2। अब इसमें देखेंगे तो ये कवर कर लिया, ठीक, ये हो गया, और इसको कवर कर लिया, तो बचा क्या A1 C1 और क्या बचा यहाँ पे A3
और क्या बचा C3। उसके बाद देखो ये चिन्ह माइनस है, तो जब ये वाला एलिमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में C2। अब इधर जब हम प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा सा, ये वाला एलिमेंट आ रहा था, इसमें किसी को नहीं देखेंगे और ना इसको देखेंगे, रो तो जो चल रहा है वही इसमें किसी को नहीं देखेंगे। कॉलम ये वाला हो जाएगा, यहाँ A1 और B1, A1 B1, और उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद बच जाएगा ये A3 और B3, और ये मिल जाएगा B3। अब बस इसको प्रसार कर लो जैसे बोला था। तो आपने चाहे R1 के सापेक्ष प्रसार किया, किसी एक के सापेक्ष प्रसार करो, उसकी वैल्यू वही आएगी जो हमने R2 के सापेक्ष प्रसार किया है, मिलेगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से एक चीज बात समझे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक आंकिक मान आएगा। तो यहाँ से हम एक चीज आपको ये बताते हैं बेटा, हम ये सब जब इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको कैसे प्रसार कर रहे हैं इसको बता रहे हैं बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल। यहाँ पे एक नोट और आप डाल के लिख लो, क्या है, सारणिक का प्रसार करने पर एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे ऐसा नहीं होगा, वो जो भी रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा। अर्थात सारणिक का जब हम कोई सारणिक को सॉल्व करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, सारणिक का प्रसार करेंगे तो उसका एक संख्यात्मक मान होगा, जैसे 5, 10, 20 कुछ भी आएगा, लेकिन एक वो संख्या में उसका रिजल्ट आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम बात करते हैं इसके, हम जितना पढ़ा रहे हैं प्रॉपर्टी अगर आप समझ जाएंगे तो कोई डाउट नहीं आएगा, फिर उस पर चलेंगे। अब दूसरी चीज क्या है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, हम बोलते हैं उप सारणिक। क्या बोलेंगे, उप सारणिक। उप सारणिक, ठीक। उप सारणिक क्या होती है, जैसे कोई सारणिक अगर दिया है, जैसे देख लो जरा सा, यहां पे हम बात करते हैं, इसमें हम ले देते A1, ठीक है, B1, हमने दो ऑर्डर में लिया है, A1 B1, और यहाँ पे ले लिया A2 B2। ठीक है, इसमें अगर उप सारणिक देखना है तो बहुत ध्यान से देखो जरा सा, प्रत्येक अवयव का उप सारणिक। ठीक, तो कैसे हो जाएगा, हम अगर A1 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, A1 का उप सारणिक, तो क्या हो जाएगा बेटा, A1 देखो, A1 का अगर हम निकाल रहे हैं तो A1 को कवर करेंगे। A1 किस रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, तो उसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो जो बचेगा वही क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ये B2, यही आ गया। ठीक है, सारणिक क्या आ गया, B2, अर्थात क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट B2। ये लिखो चाहे क्या आप लिखोगे, B2, बात यही हुई। ऐसे आप यहां निकालोगे, किसका निकालोगे, A2 का। A2 का अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A2 जब देखो, इसको कवर कर लो, A2 देखो इस रो में आ रहा है, इसमें कवर कर लो, इसको कवर कर लो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सारणिक क्या मिलेगा, B1, अर्थात ये आपको क्या मिला, B मिला। ये मॉड नहीं है बेटा, ध्यान रखना, सारणिक की बात हो रही है। ऐसे आप इसमें अगर हम बात करते हैं B1 का जब निकालोगे उप सारणिक, तो B1 देखो किधर आ रहा है, जिस रो में आ रहा है उसको कवर कर लो, और जिस कॉलम में आ रहा है उसको कवर कर लो, क्या मिला यहाँ पे, सारणिक आपको क्या मिला, A2। तो अर्थात ये क्या हो गया, A2 हो गया। क्लियर। ऐसे B2 का अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका मतलब उप सारणिक बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कवर कर लो, इसको कवर कर लो, और इसमें जिसमें रो है इसको कवर कर लो, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सारणिक क्या मिल जाएगा, A1, अर्थात ये हो गया A1, यही आ गया। क्लियर। ऐसे निकालना है, जिसका उप सारणिक निकालना है उस एलिमेंट को देखो कहाँ पे आ रहा है, तो इसको कवर कर लो, इसको कवर कर लो, जो बचेगा वही उसका क्या कहलाएगा, उप सारणिक कहलाएगा। क्लियर, बात समझ आ रही है। उप सारणिक अगर इतनी बात हो गई, अब हम बात करते हैं बेटा उप सारणिक एंड इसी में लिख देते हैं साखंडज। साखंडज को बोलते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर्स। अब इसी का अगर हमें कोफैक्टर, सारणिक तो आपने निकाल लिया, सारणिक में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, सारणिक निकालना, उप सारणिक निकालना बिल्कुल आसान है। लेकिन अब इसी का अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, A1 का साखंडज। ठीक है, साखंडज निकालेंगे, तो साखंडज जब निकालेंगे बेटा तो एक चीज ध्यान रखना है, आपको जो बताए थे हम, चिन्ह ये इंपॉर्टेंट है, तो माइनस
-1 की पावर आप क्या रखोगे यहाँ पे, जैसे -1 की जो पावर आप रखते हो तो i और j होता है, तो ध्यान रखना -1 की पावर क्या रखोगे आप, किसी भी सारणिक का साखंडज जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, -1 की पावर i प्लस j, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू में सारणिक का उप सारणिक। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे i j, तो i की जगह क्या है, पहला रो, हम इसका निकाल रहे हैं a1 का साखंडज, तो a1 देखो कौन से रो में आ रहा है, पहला रो है, और कॉलम देखो पहला रो है, कॉलम कौन सा है, पहला है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 का उप सारणिक, a1 का उप सारणिक। ठीक, अर्थात ये हो जाएगा -1 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका उप सारणिक कितना बताओ यहाँ पे जरा सा, b है, तो ये b कैसा मिलेगा, -1 की पावर 2 है, 2 सम है, तो इसका मतलब कितना मिलेगा, b मिलेगा। ऐसे आप किसका निकाल सकते हो, a2 का उप सारणिक, ठीक, तो उप सारणिक में क्या हो जाएगा, -1 की पावर, अब a2 देखो कौन सा रो है, दूसरा रो है, पहला कॉलम है, तो ये 2 प्लस क्या आ गया 1। अब इसका a2 का उप सारणिक, तो a2 का उप सारणिक कितना है बेटा, b1 है, यहाँ पे जो था a1 का क्या था, b2 था। ठीक, अब b1 है कितना बेटा, b1। अब देखो अगर ये b1 है तो -1 की पावर 2 और एक क्या आएगा, 3 आएगा, ये क्या होगा, ऑड नंबर, अर्थात ये हो जाएगा b1 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे आप किसी का भी एलिमेंट निकाल सकते हो, a1 का निकाल सकते हो, अब b2 निकाल लिया, अब किसका निकाल लेंगे, b1 का भी निकाल सकते हो, b2 निकाल सकते हो, बस ध्यान रखना है, बस इसमें क्या ध्यान रखना है, उप सारणिक, यहाँ भी नोट लिख लो, उप सारणिक जो है सदैव क्या होता है, ध्यान रखना, उप सारणिक जो है सदैव क्या होता है, धनात्मक रहेगा। ठीक है, धनात्मक होता है, ठीक है, और जो साखंडज होता है वो क्या होता है, चिन्ह के साथ में होता है, साखंडज चिन्ह के साथ में होता है। अब चिन्ह के साथ का मतलब ये होगा, अगर प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी पे बात करते हैं बेटा, जैसे हम मिटा देते हैं, ये ऑर्डर हमने कितने का लिया था, 2 के लिए, हम 3 का ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा C1, C2, A3, B3 और C3। ये सब बेटा बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो क्वेश्चन हम लगाएंगे तो बिल्कुल, अगर आप ये जानते रहेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें हम निकालते A1 का उप सारणिक, तो A1 का जब उप सारणिक निकालेंगे बेटा, तो बहुत ध्यान से सुनो। तो देखो A1 जब यहाँ पे है, उप सारणिक में कोई चिन्ह हमें नहीं देखना है, ध्यान रखना है, उप सारणिक कोई चिन्ह देखना नहीं है। A1 लिखेंगे तो ये रो कवर कर लेंगे और ये कॉलम कवर करेंगे, बचेगा क्या, देखो इसको कवर कर लिया, A1 यहाँ पे आ रहा है ना इस रो में, तो पहला रो पहला कॉलम कवर कर लिया। क्या मिला आपको यहाँ पे, B2, C2, B3 और C3 ये मिला। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं A2 का, तो A2 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। देखो A2 जहाँ है इसको कवर कर लो और इसको कवर कर लो। अगर मैंने इसको और इसको ऐसे कवर कर लिया, ऐसे ऐसे, तो देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, B1, C1 और क्या मिला ये नीचे B3 और क्या मिला, C3 मिला। क्लियर। ऐसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे A3 के लिए, तो A3 देखो इसमें आ रहा है, A3 देखो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इसको कवर कर लेंगे और इसको ऐसे कवर कर लेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, A3 का उप सारणिक मतलब, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, B1, C1, ठीक, B2, C2। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, जिसको निकालना है सीधा सीधा ध्यान रखना, उसको कवर कर लेना, वो किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, बाकी जो बचेगा उसका क्या आ जाएगा, उप सारणिक आ जाएगा। बात समझ आ रही है, क्लियर। अब इसी का ऐसे बेटा अगर हमें निकालना हो, साखंडज निकालना हो, मान लो हमें निकालना है A1 का साखंडज, ठीक है, कोफैक्टर निकालना है किसका, A1 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 की पावर। अब हम पहले देखेंगे I मतलब रो देखेंगे,
A1 किस में है, पहला रो है, पहला कॉलम है, तो 1 + 1। और उसके बाद क्या हो जाएगा, A1 का जो उप सारणिक होगा, तो A1 को देखो यहाँ कवर करेंगे, न ये होना चाहिए न जो यही होगा, अर्थात यही तो आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B2 C2 और ये हो जाएगा B3 और ये हो जाएगा C3, ये से आ गया। अब मान लो हमें किसका निकालना है, A2 का साखंडज, तो -1 की पावर A2 ये है। अब कौन से रो में है, दूसरे में, कॉलम कौन सा, पहला है, तो रो 2 प्लस क्या हो गया, कॉलम फर्स्ट। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, A2 का साखंडज, तो चिन्ह तो रख दिया हमने, अब इसका क्या रखेंगे, उप सारणिक। तो A2 का उप सारणिक क्या, यही तो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B1 C1 B2 B3 और ये क्या हो गया C3। ऐसे आप किसी का निकाल लो, ऐसे मान लो हम निकाल लेते हैं C2 का, क्या निकाल लें, C2 का साखंडज, तो साखंडज क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखो, -1 की पावर, ऐसे C2, तो C2 ये है, तो ये C2 जो है कौन से रो में आ रहा है बेटा, दूसरे में। अब C2 कॉलम कौन सा है बेटा, तीसरा है ना, तो ये हो जाएगा +3। अब इसका देखो क्या रखेंगे, C2 का उप सारणिक, तो C3 देखो दूसरे रो में रहा है, इसको कवर कर लो, और तीसरे कॉलम में आ रहा है, इसको ऐसे कवर कर लो। जब कवर कर लेंगे देखो ये और ये 4 मिल रहा है, अर्थात इसको मैंने ऐसे कवर कर लिया बेटा। अगर इसको ऐसे कवर कर लिया तो देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखो जरा, कोई दिक्कत ना आए। ये मिला, क्या मिला यहाँ पे, A1 और ये क्या मिला, B1, ठीक, A1 मिला, B1 मिला, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो जरा सा, A3 और B3, ये सब तो पूरा कवर ही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 और ये हो गया B3, बस ऐसे इसका क्या निकल जाएगा, C2 वाले जो एलिमेंट, C2 वाला जो एलिमेंट है उसका क्या निकल गया, साखंडज निकल गया। इतनी बात आपको समझ में आई बेटा, उम्मीद करता हूँ अगर इतनी बात आपको समझ में आई होगी तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए। आपने क्या निकाल लिया, उप सारणी निकाल लिया और साखंडज निकाल लिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। किसकी बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसको देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सारणी की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। मिटा दिया इसको, देखो थोड़ा सा यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनांट, ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, सारणिक का गुणधर्म, ठीक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, गुणधर्म क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से सुने जरा सा। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणिक का मान शून्य होता है। इस बात को सुने बेटा, जैसे हम कोई सारणिक लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छे सुनो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे A1 B1 और C1 लिख दिया ना, A1 B1 और C1। अब यहाँ लिख दिया 0 0 0, ठीक। और फिर यहाँ पे लिख दिया हमने A2 B2 और C2, कुछ भी मान हो सकते हैं, ABC का ये मान हो गया। तो देखो हमने क्या लिखा है, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव, मतलब ये देखो बेटा अगर देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये हो गया R1, ये क्या हो गया R2 और ये हो गया R3। तो R2 के देखो, जो R2 में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट थे, 3 ऑर्डर का है ये डिटर्मिनेंट। तो अगर ये इसमें जो R2 है इसमें 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इस सारणी का मान जो आएगा उसे हल करने की जरूरत नहीं, सारणी का जो मान आएगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। ऐसे मान लो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं,
अभी जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 0 0 0 1 2 3 4 5 6 हमने ले लिया। तो देखो यहाँ पे जो है ये वाला जो कॉलम है बेटा, जैसे ये देखो वर्टिकल चल रहे हो बाएं से दाएं, तो ये हो गया आपका क्या हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। तो जो C1 है इसके देखो प्रत्येक एलिमेंट, C1 में 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट क्या है 0 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ऐसे इतना क्लियर समझ में आ गया? ऐसे अगर आप आगे देखो जरा सा, हम ऐसे ले लेते हैं 0 0 0 0 2 4 5 6 7 9 हमने ऐसे ले लिया, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये R1 है बेटा, R1 है ना, R1 के प्रत्येक एलिमेंट क्या है 0 है, तो इस सारणी का मान कितना आ गया 0 आ गया। ये बात आपको समझ में? 0 कैसे आ जाएगा ये भी देख लो बेटा। 0 आ भी कैसे जाता है ये भी देखो। अगर 0 हम इसका प्रसार करेंगे, इसका क्या करेंगे प्रसार करेंगे, तो 0 ले लिया, तो ना ये रो लेना ना ये रो, कुछ भी है इसके साथ ब्रैकेट में कुछ भी आएगा तो उसका मल्टीप्लाई क्या होगा 0 आएगा। ये वाला 0 लेंगे तो -0 चिन्ह सहित हमने जो बताया था। तो जब ये लेंगे इसके साथ जो भी ब्रैकेट में आएगा मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, प्लस ये वाला एलिमेंट लोगे तो क्या आएगा 0 इंटू में जो भी और भी जो भी मान आएगा इसमें, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0। प्रसार करोगे तो 0 इंटू 0 इंटू 0 सब रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए किसी भी सारणिक में आपने जो पढ़ा, किसी भी सारणिक के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 होंगे तो उस सारणी का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है, समान या आप लोग लिख सकते हो सर्वांगसम भी लिख सकते हो। समान है तो सारणी का मान 0 होता है। सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है अर्थात सर्वांगसम है तो सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। इसको भी देख लो बेटा। कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ जैसे देखो A1 B1 C1 A1 B1 और C1 हमने लिख दिया ना बच्चे यहाँ पे। अब यहाँ लिख देते हैं A2 B2 और C2। तो देखो बेटा यहाँ पे जो R1 और जो R2 है ये क्या है समान है। देखो जरा सा, जो R1 है पहला रो और दूसरा रो सर्वांगसम है ना अर्थात समान है। देखो A1 B1 C1 A1 B1 और C1 इसीलिए लिया है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ। तो इसका रिजल्ट जो आएगा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी जानते रहो। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपको। जैसे लिख दिया 2 3 4 2 3 4 ठीक है 6 8 0 हमने कुछ ले लिया। तो इसमें देखो जरा बेटा, देखो ये जो C1 है और जो ये C2 है और ये जो क्या है C3 है, तो आप यहां देख रहे हो बेटा कि जो C1 है वो C2 के क्या है बराबर है। अर्थात देखो C1 और C2 के प्रत्येक एलिमेंट 2 3 4 2 3 4 अर्थात सर्वांगसम है। दो इसमें देखो पहला रो दूसरा रो बराबर था, इसमें पहला रो दूसरा रो क्या हो गया बराबर हो गया। अर्थात यही जरूरी नहीं कि आपको इसको कोई भी दो रो या कोई भी दो पंक्ति अगर समान है तो सारणी का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। दो प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखना जरा। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। किसी सारणी के
किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी संख्या से गुणा हो तो उस संख्या से सारणिक में गुणा हो जाता है। इस बात को सुनो बेटा, जैसे अगर यहां पे हम लिख दें के A1, के B1, के C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। मैंने अगर ये लिख दिया है बेटा, बहुत ध्यान से देखना जरा सा, ये लिख दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे जो K है, यहाँ पे बच्चे जो R1 है, R1 में देख रहे हो R1 के प्रत्येक एलिमेंट में किससे गुणा हुआ है? K से गुणा हुआ है। तो हम अगर K कॉमन करेंगे, बाहर लेंगे तो ये K बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या? A1, B1 और C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3, ये हो गया। यही हमने लिखाया है। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति, ये देखो पंक्ति में, या अभी हम आपको दिखाते थे किसी स्तंभ में अगर प्रत्येक अवयव में किसी संख्या, ठीक है, संख्या से गुणा हो, संख्या से गुणा हो तो उस संख्या से सारणिक में गुणा हो जाता है। देखो इस R1 में एक किससे गुणा हुआ है? K से। तो अगर हम K कॉमन करेंगे बाहर आ जाएगा बेटा, K कॉमन बाहर आ गया तो इससे गुणा हो गया। ये पूरे सारणिक में, बहुत ध्यान से सुनो, तो पूरे सारणिक में किससे गुणा हो गया? K से गुणा हो गया। क्लियर? इतनी बात समझ आ रही है? अगर इसमें मान लो जैसे इसमें K से गुणा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? K लिख दिया। अभी अगर हम मान लो कहीं पे गुणा और गुणा कर लें, मान लो यहाँ पे कितने से कर दें? K, यहाँ पे कर दें, जैसे सुन लो जरा सा, इसमें अगर x से गुणा कर दें, यहाँ भी x से हो गया, x से हो गया, तो ये जो K तो था तो K तो कॉमन कर लिया, फिर x से भी है तो x से भी कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे अगर मान लो y है, ये y है, ये y है, तो y से C3 में क्या है, सॉरी R3 में किससे गुणा हुआ है? y से, तो y भी बाहर कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर? आपको कोई चीज़ घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? जब क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा तो इसमें सब इम्प्लीमेंट हम कराएंगे। जैसे कि एग्जांपल और ले लो, ये पहला एग्जांपल हो गया इसका, दूसरा एग्जांपल ले लो। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, इसमें समझो जरा सा। ये लिख लिया हमने K, यहाँ पे ले लिया 2, K 3, K क्या ले लिया 4, 0, 9, 8, -1, -2 और 4 हमने ले लिया। तो देखो जरा सा C1 में कितने से गुणा है? K के। C1 के प्रत्येक एलिमेंट में K से गुणा है ना, तो K क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा बेटा। और यहाँ पे लिख लोगे सेम 0, 2, 0, -1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, 9, -2 और ये हो जाएगा 4, 8 और ये हो गया 4। तो यही बात आपको यही इसमें प्रॉपर्टी में लिखाई गई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, सुनो जरा सा। नेक्स्ट, किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ, किसी सारणी का कोई पंक्ति या स्तंभ दो राशियों का योग फल हो तो वह सारणिक उसी कोट के दो सारणिक के योगफल के
बराबर होती है। ठीक है, इस बात को सुनो जरा सब अच्छे से। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इसमें अच्छे से, हमने लिख दिया A1 K1, ठीक, A1 K1, A2 K2, A3 K3, यहाँ पे लिख दिया B1 C1, B2 C2, B3 C3। तो यहाँ तो सुनो बेटा, जो आपका ये जो C3 है, हमने बोला था कोई पंक्ति या स्तंभ, आप लिख लो, कोई लिख लो यहाँ ताकि क्लियर रहे, कोई पंक्ति या कोई स्तंभ दो राशियों का योगफल हो। तो देखो बेटा, जो ये C1 है ये दो राशियों का योग नहीं है, A1 K1, A2 K2, A3 K3, अर्थात ये इसमें दो दो, ये भी दो पद में है, ये भी दो पद में है, ये भी दो पद में है। तो अगर और कितने ऑर्डर का अगर देखा जाए तो 3 ऑर्डर का है ना, 3 कोटि का है ये सारणिक। तो ये सेम कोटि में दो सारणिकों में क्या हो जाएगा, हम इसे योगफल के बराबर कर सकते हैं। देखो कैसे, A1 इसका लिख लो A1, A2 और क्या आ जाएगा A3 सारणिक। तो यहाँ पे क्या बचा, B1, B2 और B3, C1, C2 और C3, ये नंबर 4 है बेटा, इस बात को ध्यान रखना, चौथी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद प्लस हमने एक बार इसको जोड़ दिया, अब एक बार इसको ले लेंगे, ठीक है। C1 में इस बार ये वाला बनेगा, अगले में प्लस में K1, K2 और K3, बाकी ये दोनों C2 और C3 सेम रहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा B1, B2 और B3, C1, C2 और C3, यही बात लिखाई गई है, ठीक। कि अगर किसी सारणी का कोई पंक्ति या स्तंभ, ऐसे कोई अगर सारणी का कोई पंक्ति भी दो राशियों का योग होगा तो उसको हम अलग अलग दो उसी ऑर्डर के दो सारणिकों के योग के बराबर हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर माइनस रहेगा तो माइनस में भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यही चीज जो सारणिक लिखाया गया, इसी प्रॉपर्टी को हमने आपको बता दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और दो, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी लेते हैं, दो प्रॉपर्टी और हैं, इसको समझ लें जरा सा। इसमें पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, सारणी के सभी पंक्तियों को स्तंभों या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल देने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक बेटा। इस बात को समझो, कह रहा है कि सारणी की सभी पंक्तियों या पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल देने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर, इस बात को सुनो जरा सा बेटा। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, इसमें अच्छे सुनो, जैसे ये एक सारणी है, सारणी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे A1, B1, C1, A2, B2, क्या हो गया C2, A3, B3 और C3। इसमें कह रहा है किसी, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों, मतलब ये हम एक सारणी बना रहे हैं बेटा, जैसे ये सारणी बना रहे हैं, दूसरा हम एक बना दिया सारणी, ये R1 को उठा रहे हैं, जैसे ये R1 है बेटा, इस R1 को क्या कर दिया हमने, ऐसे देखो यहाँ पे अच्छे से इस R1 को उठाया और यहाँ किस में कर दिया हमने, इसको R1 को उठाया, किस में कर दिया, C1 में बदल दिया, R1 को किस में बदल दिया, C1 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 और ये हो गया B1 और ये हो गया C1। ऐसे R2 को उठा रहे हैं, किस में बदल दे रहे हैं, C2 में। तो यहाँ पे हो जाएगा A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। और उसके बाद किसको उठाएंगे, ये R3 है, इसको उठाएंगे, किस में बदल देंगे, C3 में।
तो ये हो जाएगा A3 और ये हो गया B3 और ये हो गया C3। तो अगर इसका जो भी मान होगा सेम उसका भी मान आएगा, हमारे सहाणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अर्थात आप ये भी बोल सकते हो जैसे R1 को हमने किस में बदल दिया, C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में। आप यहाँ से बोल सकते हो कि R1 को किस में बदल दिया, सॉरी C1 को किस में बदल दिया, R1 में, C2 को किस में बदल दिया, R2 में, C3 को किस में बदल दिया, R3 में। ये चीज लिखा गया किसी पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को किस में बदल दिया जाए, पंक्ति में अगर बदल दिया जाए तो हमारे सहाणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो इसका मान होगा सेम वही उसका भी मान प्राप्त होगा। क्लियर। अगले चलते हैं छठे पे। छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सहाणिक के, ठीक है, यहां पे इसको मिटा दें बेटा, बात को सुनो जरा। अगला, सहाणिक में लगातार का मतलब ये हो गया बेटा एडजेंट, ठीक है, एडजेसेंट, ठीक है, लगातार या आसन्न, ठीक है, दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर आपस में बदल देने पर सहाणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इस बात को समझो जरा सा बेटा। एडजेसेंट, आसन्न मतलब एडजेसेंट लगातार, सहाणिक में लगातार या आसन्न दो पंक्ति या स्तंभों को, जैसे बात को सुनो बेटा, जैसे में हम लिख देते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें किसी को बदल दो, जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें किसी को हम बदल दें, जैसे इसमें हम बदल देते हैं किसको, ये C1 है और ये क्या है C2 है और ये क्या है C3 है। इसको अगर हम बदल देते हैं, देखो जैसे C2 को C1 की जगह पे लगातार, क्या बोला, लगातार या आसन, आसन को मतलब बिल्कुल जो एक दूसरे के पास है उनको बदलना है, ध्यान रखना। उनको अगर बदल देंगे, इससे C2 को C1 की जगह पे ले आए, C1 को किसकी जगह पे लेके चले जाएं, C2 की जगह पे। देखो क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा B1 B2 और B3। हमने C2 को किसकी जगह पर कर दिया, C, और इसको कहाँ पे कर देते, ये हो जाएगा A1 A2 और ये आ गया A3, और हमने C1 C2 और C3। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर पंक्ति में लगातार या आसन्न दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में परस्पर बदल दिया जाए तो सहाणिक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है, अगर इसको सॉल्व करते आप इसका प्रसार करते, इसका मान अगर 10 आ रहा था तो इसका भी प्रसार करने पे मान 10 आएगा, बस क्या आएगा -10 आएगा। ये चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा एक बार आपने अगर चेंज किया है। ठीक, पुनः अगर मान लीजिए भाई हम इसको क्या करते हैं, अब इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ लेके चले जाएंगे तो फिर पुनः क्या आएगा, फिर माइनस आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये देखो क्या था, ये हो गया B1 और ये हो गया B2 और ये हो गया क्या हो गया B3। अब ये जो ये C3 वाला है C2, इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको यहाँ पे लेके चले जाते हैं, इसको अगर यहाँ पे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा C1, ये C2 और ये हो गया C3, A1 A2 और ये क्या हो गया A3। फिर अब ये दोनों देखो आसन्न है, बिल्कुल पास पास लगातार। ठीक है, तो C देखो इसको और इसको बदल दिया हमने, इसको बदल, इसको इसकी जगह पे, इसको इसकी जगह पे कर दिया, तो फिर क्या, ये माइनस था, फिर माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ठीक, अब माइनस था फिर माइनस बदल दिया फिर माइनस आएगा तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसे आप R1 में R2 को या किसी भी R में रो में चेंज कर सकते हो, पहला रो दूसरे रो में, 2 को पहले में, आसान वाले में करना है, ध्यान रखना। जैसे इसमें हमने C1 को C2 की जगह, C2 को C3 की जगह, फिर C3 को C2 की जगह, C2 को C3 की जगह आसन लगातार करेंगे तो उनका जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, हमने आपको स्टैंडर्ड जो डिटरमिनेंट थे इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दिए। उम्मीद करता हूं आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो इसे एक बार आप पढ़ें। अगले लेक्चर में हम आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर करा दिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।